अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहले बात करेंगे कल डोनाल्ड लू असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जो कल कांग्रेशनल कमेटी के सामने उनसे सवाल जवाब हुए और अपना बयान दिया जो उनके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत गिराने और साइफर साजिश जिसको हम आम अल्फाज में पाकिस्तान में कहते हैं, तो उससे मुतल्लिक उन्होंने वजाहत दी और उन्होंने क्या कहा ये आपको बता देते हैं और उसके ऊपर जो रद्द अमल आ रहा है वो भी डिस्कस करते हैं अपने तज्जियाकारों से। जी, इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था साइफर साजिश का। डोनाल्ड लू ने कहा है कि जी इमरान खान का साइफर को साजिश करार देना, अपनी हुकूमत गिराने का जो उसके पीछे अमेरिका का किरदार है, वो सारा का सारा बयान, वो सारी की सारी बात झूठ है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो उस वक्त के सफ़ीर हैं असद मजीद, उन्होंने ख़ुद इससे मुतल्लिक वजाहत दी अपने बयान में। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो इलेक्शंस हुए हैं उसके ऊपर बहरहाल अमेरिका को तशवीश है और इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। और ये भी कहा कि इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए तो ये पाक और अमेरिका जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है। अब मुख्तलिफ पैराओं में इसको देखा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ रहनुमाओं के मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। बाबर आवान साहब ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि डोनाल्ड लू ने तो इमरान खान को बरी करवा दिया, केस में से सारी की सारी जान निकाल दी और खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित कर दिया। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि जी डोनाल्ड लू के बयान पर असद मजीद साहब को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए, वजाहत देनी चाहिए। साथ ही साथ सोशल मीडिया के ऊपर ये राय का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों की तरफ से कि इस हेयरिंग से तो इमरान खान का बयानिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुरखरू हुई, इलेक्शंस के मामले के ऊपर भी, और फिर जितने साजिशी किरदार थे सारे के सारे वो डोनाल्ड लू ने सामने उनको बेनकाब कर दिया। तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा फ़ायदा हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब इसके ऊपर ये भी तनकीद हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इससे फ़ायदा डिराइव करने की कोशिश कर रही थी या जो अभी भी क्लेम कर रही है, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पूरा का पूरा जो साइफर साजिश का बयानिया था उससे हवा निकल गई है जब डोनाल्ड लू ने आकर ये सामने कह दिया कमेटी के सामने कि जी इस तरह की कोई साजिश नहीं थी, इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई है और कोई किरदार नहीं है, ये सारा का सारा बयानिया झूठ है। अपने तज्जियाकारों के सामने यही हमने सवाल रखा है कि क्या डोनाल्ड लू की समात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन धांधली और साइफर साजिश का जो बयानिया था उसको नुकसान हुआ है या उसको फ़ायदा हुआ है। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए महमूद सरफराज साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, बड़ा कन्फ्लिक्टिंग मामला, और एक तरफ तो इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन दूसरी जानिब फिर जो साइफर साजिश है उसको झूठ भी करार दे दिया। अब फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, क्या हुआ है इसका तहरीक इंसाफ को? मैडम शेख, सबसे पहले तो आला हज़रत ज़ाते अक़दस ज़ाते बाबरकत पिसरे साइफर, पिसर बाप को कहते हैं, पिसरे साइफर, असद मजीद बैठक की शान, साइफर बयानिए की जान, जिसे रोज़ याद करे मेरा कप्तान, जिसे जाने पूरा पाकिस्तान। इस डोनाल्ड लू को देखा, काफ़ी देर देखा, बोलते देखा और देखने के साथ सुना भी। हमने इसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। मैडम शेख, उस डोनाल्ड लू को देखा जो हमारे कप्तानियों के लिए जून की लू और पीडीएम वालों के लिए मुश्कबू। उस डोनाल्ड लू को देखा मैडम शेख जो पाकिस्तान में अब इतना मशहूर हो गया है कि अगर इलेक्शन लड़े तो फॉर्म 47 पर जीत जाए। और मैडम शेख, इस सवाल पर आने से पहले ये बताता जाऊं कि अभी आने सवाल पे, और जी ये बता, सवाल पे आने से पहले, अब ये पहले हूं कि ये बताता जाऊं कि ये होती है जमहूरियत जी, ये होती है वोट की ताकत और वोट की इज्जत, ये होती है सिविलियन बालादस्ती। कैसा पोस्टमार्टम कर रहे थी खारजा अमूर की कमेटी या खारजा अमूर की एक सब कमेटी आला हजरत डोनाल्ड लू का, ये ऐसे करवाया जाता है पार्लियामेंट का तकद्दुस।
ये ऐसे ऐसे होता है पूरा निज़ाम जो जवाबदेही करता है अपने सारों से। ये नहीं है कि मादर पिदर आज़ाद हैं सारे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा नहीं है। ये होते हैं मुआशरे जहां आइन और कानून की हुक्मरानी होती है, जहां रूल ऑफ लॉ होता है। अब आ जाइए मैडम शेख, इस बात पर आला हजरत के बयान के दो हिस्से मुख्तसर करके बयान कर रहा हूं। टाइम काफी ले चुका हूं क्योंकि आला हजरत को देखा था, सुना था, इसलिए खुशी दीदनी है। पहला है जनाब के साइफर केस, जो इन पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका, कोई फायदा कोई नुकसान किसी को नहीं होगा। दूसरा है इलेक्शन धांधली, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं होगा। साइफर पर क्यों फायदा नुकसान नहीं होगा? क्योंकि पीडीएम वाले या उनके लाइक माइंडेड कहेंगे देखा झूठ निकला ना, देखा कोई साजिश नहीं, देखा सारा बयानिया झूठा था, अगर एब्सोल्युटली नॉट किया था, अगर हम कोई गुलाम थोड़ी हैं, अगर आज़ादी की जंग थी, अगर जहाद था, तो फिर 3 PR फर्म्स मुआहदे क्यों किए, डोनाल्ड लू से मुलाकातों की कोशिशें क्यों हुई, अमरीकियों से मददें क्यों मांगी, अमरीकियों सफारतकारों से खुफिया मुलाकातें क्यों की, और अब तो डोनाल्ड लू आला हजरत ने भी बात बता दिया कि सब झूठ है। दूसरी तरफ से कहा जाएगा डोनाल्ड लू ने और क्या कहना था, 70 मरतबा जो अमरीकी रिजीम चेंज किया अमरीका ने, पूरी दुनिया में कभी अमरीका ने माना? 126 मरतबा जो अमरीका ने रिजीम चेंज करने की नाकाम कोशिश की, कभी माना? क्या अमरीका अब आपको कहता कि हाँ मैंने इमरान हुकूमत तब्दील की है? और खैर से 12वीं मरतबा जो डोनाल्ड लू फरमा रहे थे वो अमरीका का मौक़िफ़ पहले आ चुका था, क्या नई बात की है? इसी यही आना था, इसी जवाब की तवक्को थी। लिहाजा ये चूंकि साइफर सूफर सारा मामला हो चुका, तो इसका ये दोनों धड़े अपने अपने उठाएंगे। जहां तक इलेक्शन की बात है, 2 जुमले मैडम शेख जल्दी प्लीज। इलेक्शन धांधली पर मुल्क की तमाम सियासी जमातें, पूरा मुल्की मीडिया, 80% गैर मुल्की मीडिया, कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर, फाफन पिल्डाट, सब कुछ जो कुछ इस इलेक्शन के बारे में हुआ वो बता चुके हैं। इस इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, कुछ ना जमा हो सकता है ना कुछ। हाँ, रमजान अल मुबारक की पुरनूर घड़ियों में जो डोनाल्ड लू साहब ने फरमाया कि उन्होंने इलेक्शन डे से पहले, इलेक्शन डे वाले दिन, इलेक्शन डे के बाद धांधली, नताइज, गिनती, पोलिंग स्टेशन तक रसाई, पुरतशद्दद वाकयात, इंटरनेट बंदिश, सब कुछ कह के खोता खूह में डाल दिया कि ये सारा कुछ तो करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लिहाजा इस पर भी कोई फायदा और कोई नुकसान नहीं। अमेरिका ने नहीं, बट उन्होंने ये बड़ी स्टेटमेंट दी है ना, पाक अमेरिका ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है। बट भट्टी साहब मुझे तो बिल्कुल मुख्तसर ये बताइएगा, दोनों चीज़ें अगर तो डोनाल्ड लू, सिर्फ कैच सिचुएशन इसमें ये है, अगर तो डोनाल्ड लू का बयान साजिश से मुतल्लिक सही है तो फिर इंतखाबी धांधली वाला भी सही होना चाहिए। तो ये नहीं कर सकते ना कि आप उस बयान को माने लेकिन उस बयान को ना माने, क्योंकि दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। तो इंतखाबी धांधली वाला अगर सही है तो फिर साजिश वाले बयान को भी सही माने। हाँ जी मैडम शेख, आप अगर लॉजिकल गुफ्तगू पहली मरतबा कुर्बे क़यामत की निशानी आपसे एग्री करता हूँ कि लॉजिकल अगर करें तो फिर तो आला हज़रत डोनाल्ड लू एक जो फरमा रहे हैं दोनों हिस्सों को देखें इसी लॉजिक के। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आला हज़रत डोनाल्ड लू पहले झूठ बोल रहे हो फिर सच बोल रहे हो, और ये भी तो हो सकता है कि पहले वो अपना अमरीकी सारा कुछ छुपा रहे हो और दूसरे पे राय दे रहे हो। अच्छा, जाहिर है वो अपनी पार्लियामेंट को जवाब देते, वहां ये थोड़ी कह सकते थे कि सब कुछ इलेक्शन सही हुए। और तीसरी बात ये नहीं, वैसे वहाँ ये नहीं होता कि ऐसे पार्लियामेंट में आके बस बोल दिया, जैसे रिपोर्ट कार्ड है तो वहाँ पे कुछ भी बोल दिया, वहाँ पे आपने कसम उठाई होती है और अगर आप वहाँ पर इसकी खिलाफ वर्जी करें तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं आगे जाके। महमल, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? वाह मैडम शेख, देखिए लीना, हाँ सही है, पर्जरी के बड़े वहाँ पर संगीन नताइज होते हैं भाई, ऐसे थोड़ी नहीं मैडम शेख। यानी हमारे यहाँ ये क्यों नहीं होते मैडम शेख, जो हमारे जनाब स्पीकर ये हैं वो जरा यहाँ क्यों नहीं संगीन नताइज होते? होने चाहिए। महमल, क्या राय रखती हैं आप? जी लीना, मेरे तो ख्याल में ये इनके बयानिए को और हर चीज़ को नुकसान हुआ है। उसकी वजह ये कि देखिए डोनाल्ड लू ने तो हमें कोई वो नई बात तो नहीं बताई, ये तो बात दुरुस्त है। उन्होंने हमें वही बात बताई जो इस प्रोग्राम में कई बार हो भी चुकी है कि साइफर के बारे में जो इमरान खान साहब कहते थे वो एक हकीकत नहीं फसाना था, और डोनाल्ड लू ने तो उसको कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी एक मुकम्मल झूठ है। उन्होंने तो ये अल्फाज जो है सख्त इस्तेमाल भी किए, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए कोई शॉकिंग या रिवीलिंग नहीं है।
मेरे लिए जो शॉकिंग चीज है वो ये है कि जिस तरीके से ये इतने एक सीनियर पोजीशन के ऊपर एक यूएस डिप्लोमेट है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने ये बताया कि उनको डेथ थ्रेट्स मिली हैं और उनकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स मिलती आ रही हैं जब से ये सारी फॉल्स एलिगेशंस लगी हैं, और पुलिस की इन्वॉल्वमेंट भी इसके अंदर है। ये बात जो है वैसे तो एज अ पाकिस्तानी वुमेन जर्नलिस्ट मेरे लिए ये शॉकिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि अगस्त 2020 में हम वुमेन जर्नलिस्ट ने एक स्टेटमेंट निकाली थी जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि हमें जिस तरीके से हरासा किया जाता है, हमें जिस तरीके से ट्रोल किया जाता है, उसके अंदर हमें साथ साथ सेक्सुअलाइज्ड अब्यूज, रेप थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स दी जाती हैं। तो ये चीजें हमने तो यहां पर देखी है कि पीटीआई का एक ये टैक्टिक है, एक ये बुलिंग टैक्टिक है कि जो भी उनका कोई क्रिटिसाइज करे या कोई ऐसी चीज जो उनको लगती है कि ये हमारे हक में नहीं जाती, तो वो उसके साथ ऐसा ही करते हैं। शॉकिंग मेरे लिए इसलिए है कि जैसा कि मैंने कहा कि ये एक अमेरिका के जो है वो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनको एक साइफर की कॉन्स्पिरेसी के ऊपर और उनकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स देनी शुरू कर दी। तो एक तो ये मैं जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं, जर्नलिस्ट हैं, वैसे इनके जो क्रिटिक्स हैं, अपोनेंट्स है पीटीआई के, उनको वैसे सलाम कि वो ये सब कुछ जो है कितने सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन मसला ये लीना होता है इस बुलिंग टैक्टिक का कि ये एक हद तक तो, एक लेवल तक तो ये काम करती है, कुछ लोगों पर तो ये काम करती है, लेकिन जब इनको कॉल आउट किया जाए या उस बुलिंग का जो है उससे एक बड़ा बुली आ जाए जो इनको जो है फिर वो सबक सिखाता है, तो फिर इनके साथ जो है ना वो एक मसला हो जाता है। अब मसला क्या है कि पीटीआई के बारे में एक ये इमेज बन गया, एक तासुर बन गया कि वो कोई किसी से आप पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं करेंगे जब तक कि ये उनके हक में ना कोई चीज है। अच्छा, अब इलेक्शन के ऊपर भी मैं जो है बात करना इसलिए चाह रही हूँ। एक तो बयानिया का तो यहाँ हो गया, दूसरी चीज मैंने आपको कहा कि मुझे शॉक मिला है वैसे ओवरऑल जो ये वाली बात है। बिल्कुल सही, इलेक्शन बिल्कुल। अच्छा, अब इलेक्शन के ऊपर आ जाए। अच्छा, इलेक्शंस का लीना उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि ये इरेगुलरिटीज भी थी, जिस तरह बाकी इलेक्शनों के अंदर भी उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह होते हैं, इन्वेस्टिगेट भी होना चाहिए। इंटरेस्टिंगली जो उन्होंने बात की वो ये थी कि ये कंपेटिटिव इलेक्शंस थे, यानी कि एक पार्टी जो बिल्कुल डिसएडवांटेज पे रही होगी, लेकिन उसके बावजूद उसने सबसे ज्यादा जो है नेशनल असेंबली के अंदर सीट्स भी जीती हैं, उनकी जो है एक सूबाई हुकूमत भी है। तो दुनिया को जो चीज नजर आती है लीना वो ये है कि जिस तरह जो एक पीटीआई का पूरा एक बयानिया होता है ना कि अनप्रेसिडेंटेड धांधली होगी, इतनी ज्यादा धांधली तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी, और ये इस तरह की जो चीज होती है ना, उससे क्या होता है कि वो दुनिया ये बताती है, दुनिया ये देखती है कि पहले भी ये चीजें हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में धांधली नहीं होती। हम भी यहाँ पर बैठकर इलेक्शन ट्रांसमिशन में भी बैठकर हम लोगों ने जो रिगिंग की एलिगेशंस थी, हमने उसकी बात की, हमने इरेगुलरिटीज की बात की कि इन इलेक्शंस के अंदर किस तरह हुआ। अब ये नहीं हो सकता कि 270 में से 300 सीटें आपने जीती हैं। आप इतना ये मामला एग्जैजरेट कर देते हैं कि उसकी वजह से दुनिया कहती है कि आपकी एक सूबाई हुकूमत भी बनी है, आपकी नेशनल असेंबली में भी सीटें ज्यादा है, आप एक वैसे यानी कि मेजॉरिटी भी है, तो आपके साथ हुआ, आपके साथ प्री पोल रिगिंग भी हुई, आपके साथ बाकी भी ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, उन्होंने सारी बात की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बांग्लादेश की तरह के ऑपोजिशन ही नहीं है वहां, या पुतिन का भी इलेक्शन उठा के देख लें वहां पर क्या रिजल्ट्स है, तो ये उस तरह के रिजल्ट्स नहीं थे। तो ये बिल्कुल उस तरह की मिसाल है लीना, कि जिस तरह हम कई दफा आपस में भी बात करते हैं कि यहाँ पर करप्शन केसेस के ऊपर कि जी क्या करप्शन नहीं है, ये केसेस क्यों नहीं जाके अदालतों के अंदर जब असल में उनके ऊपर होता है तो वो कुछ नहीं निकलता उनमें से, क्या कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन वो क्या होता है कि एग्जैजरेशन एक तो इतनी होती है, दूसरा ये कि वो वीक केस इतना बनाते हैं। तो ये जो पीटीआई ने इस तरह की एग्जैजरेशन की है ना, तो वो दुनिया के सामने वो चीजें मेरे ख्याल में अच्छा भट्टी साहब कुछ जवाब देना चाहते हैं आपको? मैं आती हूँ, एक सेकंड मैं आती हूँ भट्टी साहब, एक मिनट महमल कंप्लीट कीजिएगा। जी जी, मैंने कहा लीना कि हमने तो यहाँ पर बैठकर बहुत क्लोजली ये सारे इलेक्शंस देखे हैं। हमने 2002 के इलेक्शंस भी देखे हैं, 2008 के भी देखे हैं, 13 के अंदर भी हमने देखा कि वो जो एक रिलेटिवली फ्री एंड फेयर था, उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने कितनी बड़ी 35 पंक्चर कहकर बाद में कहा सियासी बयानी है। और 2018 भी हमने आरटीएस बैठते हुए देखा। तो ये जो चीजें हैं ना, मेरे ख्याल में देखिए बिल्कुल हम भी ये कहते हैं कि ये एड्रेस होनी चाहिए कंसर्न्स क्रेडिबल तरीके से पाकिस्तान के अंदर इनको पूरा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन एग्जैजरेशन इस दफा ज्यादा है, तो मेरे ख्याल में तो नहीं, वो बात वही है कि वो कह रहे हैं कि हमने वो स्टार्ट हुए थे लीना पता नहीं कहाँ 150 से 140 से 180 पे चले गए, फिर 200 चले गए, अब 200 से ऊपर, अब वो कहे पूरी मतलब 270 में से 300 दे दो, ये वाला सीन हो रहा है ना। तो वो जरा ये नहीं मैं कह रही कि बेइज्जतियों की तो बात सब करते हैं,
तो अमेरिका ने भी वो बात की है, डोनाल्ड लू ने भी वो बात की है, बाकी भी जो लोग हैं वो इस चीज के। और एक और चीज अलीना, एक जल्दी अमेरिका के ऊपर जो है हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेटली एक पूरा ये बन चुका है कि एक एंटी अमेरिकन चीज बहुत सेल करती है। लेकिन अगर आप कल की हेयरिंग आपने देखी हो तो बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान वहां पर अमेरिकियों की तरफ से बात की गई, यानी पाकिस्तान के हक में। अगर जमहूरियत की बात हुई, फंडामेंटल राइट्स की बात हुई, ह्यूमन राइट्स की बात हुई, इलेक्शन इरेगुलरिटीज की बात हुई, तो वो अमेरिकियों की जानिब से भी हुई। और उसकी वजह क्या है लीना, आप मुझे बताएं कि क्या आप पुतिन से ये वाली चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिनको हम बड़ा इस तरह की बात करते हैं, जो इस तरह के अथॉरिटेरियन स्टेट्स होती है वो नहीं बात करती है। इसीलिए अमेरिका में जो भी है, बेशक लिप सर्विस हो कुछ भी हो, वो बात जरूर करते हैं एक जमहूरी अमल की, वो यूरोपियन कंट्रीज भी करती है। इसीलिए पीटीआई उनको कहती है कि जी आईएमएफ के ऊपर आप प्रेशर डालें। इसलिए पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो ऑनलाइन पिटीशन डालते हैं कि जीएसपी प्लस जो है वो आप यूरोपियन यूनियन को कहते हैं। ये जो वेस्टर्न ममालिक है ना, कम से कम ये जमहूरियत और इन चीजों की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में हमें ये चीजें भी एक्नॉलेज करनी चाहिए। ओके, भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इलेक्शंस वाले पॉइंट के ऊपर। जी भट्टी साहब। डोनाल्ड लू एक तीसरे दर्जे का एहलकार अमेरिका है, उसको लेकर आप कह रहे हैं कि इस इलेक्शन में सिर्फ बेज़ाब्तगियां हुई हैं, या ये इलेक्शन पिछले इलेक्शनों जैसा है? खुदा के लिए कुछ इतना करें, इतना इसको रखें, अंडर एस्टिमेट करें। बुग़्ज़े इमरान एक अलहदा बात है, बुग़्ज़े तरीके इंसाफ कोई अलहदा बात हो सकती है, आपके लाइक माइंडेड हों कोई अलहदा बात हो सकती है। कि पार्टी सरबराह जेल में पहले भी था, अब भी था। पार्टी सरबराह चलो छोड़ दें, जेल में बल्ला नहीं है, तो पूरी पार्टी टूट गई है, एक कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं है, ऊपर से क्रैकडाउन है, इंसानी हकूक और चादर चार दीवारी, ऊपर से तजवीज़ कुनंदे, तायद कुनंदे, उम्मीदवार, कागजात नामजदगी, उसके बाद जिस तरह फॉर्म 45, फॉर्म 47, उसके बाद जिस तरह ये रिकाउंटिंग, उसके बाद जिस तरह ये मखसूस नशिस्तें, क्या करना चाहते हैं आप? डोनाल्ड लू ने जो कोई कह दिया है, तो अब ये देखो दुनिया के साथ डोनाल्ड लू की क्या हैसियत है भाई? वो इसलिए वहां पे पहुंचा हुआ था, वो इसलिए वहां पहुंचा हुआ था कि उसने एक साइफर पे मीटिंग की थी। हमारा ये कल्चर है कि हाल बरोक आए, हमारे जरदारी साहब आगे हाथ बांध के खड़े होते हैं, रेमंड डेविस आए, हमारा पूरा निजाम लेट जाता है। भाई डोनाल्ड लू की क्या हैसियत है? अपने सज्जे खब्बी साइड पे दिल पे हाथ रख के कहें कि अगर ये पुराने इलेक्शन जैसे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, आपकी राय एहतराम है। प्लीज मुख्तसर रखिएगा महमल, ताकि मैं बाकी सबकी राय भी शामिल कर सकूं। पूरा हमला हुआ है, नहीं उन्होंने पूरा एक अटैक किया है। आई एम सॉरी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। पहली चीज तो ये है कि जो ये बात है कि हाँ हमें ये अमेरिका या ये ह्यूमन राइट्स दूसरी चीजों पे ना बताएं, क्योंकि वाकई पैलेस्टाइन के ऊपर, और ये हम इस प्रोग्राम में मैं खुद ये बात कर चुकी हूँ, 100 दफा ये बात कर चुकी है कि पैलेस्टाइन के ऊपर हो या कश्मीर के ऊपर या इस तरह की जो एक जेनोसाइड हो रही है पैलेस्टाइन के अंदर, वो इनको नजर नहीं आता। लेकिन मैंने इसीलिए ये बात की, मैंने इसीलिए साथ पुतिन की एग्जांपल दिया, और भी ममालिक हैं, हमारे एलाइज भी हैं जो एक्चुअली ना फलस्तीन के लिए कोई बात करेंगे और ना ही वो यहाँ की जमहूरी रिवायात या फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स की बात भी करेंगे। तो अच्छा, दूसरी चीज ये है कि वैसे तो अगर डोनाल्ड लू और अमेरिका और ये सारे इन लोगों को इतने बुरे लगते हैं, तो फिर IMF को क्यों, अमेरिका को क्यों कहा जाता है, वहां पे लॉबिस्ट क्यों हायर किए जाते हैं, वहां क्यों कहते हैं आप IMF पे प्रेशर डालें, आप इलेक्शन जो है वो नल एंड वॉइड करार दिलवाएं, आप इस तरह की चीजें करें। GSP प्लस के ऊपर क्यों बातें होती हैं बार बार? अगर वो इतने ही है, वो उनकी मुनाफकत से इतनी ही नफरत है, तो उनसे बात क्यों करते हैं? तो ये भी एक जो चीज है। अच्छा, दूसरी चीज के इलेक्शन जो हैं वो यहाँ पर ये भी उनकी स्टेटमेंट के अंदर भी है कि जिस तरह से ये कंपेटिटिव इलेक्शन और बाज़ाब्ते के ऊपर पहले भी बात हो चुकी है। अच्छा, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि 9th में किसी जमात ने नहीं किया था, फिर साथ आप ये भी एक्नॉलेज करें वो डिफरेंस जो है। और हम ये बात करते रहे हैं कि इधर स्टेट का डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स है 9th वे के ऊपर, लेकिन 9th में ना नून लीग ने किया था ना पीपल्स पार्टी ने कभी किया था। उनके साथ भी यानी कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई, मियां साहब को उसके बाद जो है पैनामा का पूरा चीज है, उनको भी जेल में डाला अपनी बेटी करके, इस तरह के केस। अच्छा, बेटी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, लेकिन उसने भी क्योंकि बाप की सियासत की वजह से उसको भी जेल में डाला गया। तो ये अनप्रेसिडेंटेड जो आप ये नहीं ना, जो ये डिफरेंस है ना, ये वाला डिफरेंस एक 9th में वाला आता है। अच्छा, दूसरा जो ये पेपर छीनने, ये वो जब बात हुई तो केसेस का पता कराया, फखर दुरानी ने इस प्रोग्राम के ऊपर बैठकर बात की और भी लोगों ने बात की, तो कितने केसेस निकले कि एक प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा होता है, एक बहुत ज्यादा इस तरीके से जो है वो एग्जैजरेट। मैंने यही बात की। अच्छा, ये बड़े पर्टिनेंट सवाल है। एक तो किस हद तक एग्जैजरेशन है, वो भी मैं आगे अपने पैनलिस्ट के पास लेके जाना चाहती हूँ, मजहर साहब, शहजाद की भी राय इसके ऊपर, और ऑफ कोर्स फिर आपका इनपुट भी। लेकिन ये वाली बात क्या ये जोड़ना दुरुस्त होगा कि क्योंकि 9 में इस पार्टी ने किया तो उसके बाद इलेक्शंस में जो बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं या उनके साथ जो रियासत का सख्त रवैया है वो जस्टिफाइड है?
एक छोटी सी ब्रेक दीजिए, इसके ऊपर ज़रा मज़ीद आगे डिस्कशन करते हैं। डोनाल्ड लू ने कल जो बयान दिया है कमेटी के सामने, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इलेक्शन से मुतल्लिक, जो इलेक्शन धांधली से मुतल्लिक पीटीआई का बयानिया, साइफर साजिश से मुतल्लिक पीटीआई का बयानिया, इसके ऊपर डोनाल्ड लू के बयान से तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? शहजाद, आपने महमल और भट्टी साहब की डिस्कशन भी सुनी होगी, बट इसमें यह भी ऐड कर लीजिएगा कि शानदाना गुलजार को अभी हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया। सभी यही तवक्को कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कि डोनाल्ड लू की जब बयान आएगा और वो आकर अपनी स्टेटमेंट देंगे साइफर से मुतल्लिक ख़ास तौर पर, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा उसका। आप क्या समझते हैं, किस हद तक असरअंदाज हो सकती है, और ख़ासकर ये जो इलेक्शंस वाली बात उन्होंने कही है वो? जी अलीना, बहुत शुक्रिया। अलीना, एक तो अताउल्लाह तारक साहब ने कल ये कहा कि पीटीआई ने लॉबिंग की, जिसकी वजह से ये मामला जो है कमेटी में गया, कांग्रेस की कमेटी में। मेरे ख्याल से ये किसी की राय तो हो सकती है, लेकिन हतमी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि ये लॉबिंग का नतीजा है या ये कमेटी की बिजनेस एज यूजुअल हियरिंग थी, क्योंकि हम देखते हैं कई मरतबा जो रेलिवेंट कमिटीज होती है वहां पे डिप्लोमेट्स आके बात करते हैं, जिन कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसके हवाले से वो बातचीत करते रहते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर। तो ये लॉबिंग वाली बात एक तो साबित नहीं हो सकती। लेकिन अच्छा आपने शानदाना गुलजार साहब का जिक्र किया, क्योंकि मैं यही सोच रहा था अब तक किसी पैनलिस्ट ने उसका जिक्र नहीं किया है, क्योंकि वो जिस तरह की बात कर रही थी इस हवाले से, तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे डोनाल्ड लू जो है वो बतौर एक मुल्जिम या मुजरिम पेश होंगे कमेटी के सामने और उनसे सवाल जवाब होंगे। एटलीस्ट जो साइफर का मामला है उसमें तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो एक विटनेस के तौर पे पेश हुए और जिस तरीके से उनसे सवाल हुए साइफर के हवाले से, उसकी आप टोन ही सुन लीजिए, लैंग्वेज ही सुन लीजिए। उनसे ये पूछा गया कि गैर मुसद्दिका अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि साइफर में आपका किरदार था या अमरीकी हुकूमत ने जो है इमरान खान की हुकूमत गिराने की कोशिश की, इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम लग रहे हैं। ये टोन थी बाकायदा उनके सवाल की, जिसपे उनसे वजाहत मांगी गई कि आप जरा एक्सप्लेन कर दीजिए क्या मामला है, और उन्होंने उसकी पूरी वजाहत की और कहा कि ये बिल्कुल झूठ है, डिनाई किया उन्होंने कि ऐसा कुछ है और यूएस की ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना एज अ कॉन्ट्रैक्टर हम इस्तेमाल में। उन्होंने इसको पूरी तौर पे एक्सप्लेन किया, जिसके बाद जिन्होंने सवाल किया था उन्होंने फिर कांग्रेसमैन ने ये कहा कि थैंक यू वेरी मच कि आपने अपनी पोजीशन क्लियर की है, और खास तौर पे जो डोनाल्ड लू ने जब ये बताया कि उनकी फैमिली को या उनको धमकियां मिलती रही हैं, तो मेरे ख्याल से पूरी हमदर्दी जो है उस कांग्रेस में अक्रॉस पार्टी वो उनके साथ थी। तो मुझे लगता है इससे पीटीआई को कोई फायदा तो नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन एक इंप्रेशन जो है वो पीटीआई के हवाले से मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं गया है। जहां तक इलेक्शंस के हवाले से बात है, यहाँ पे तो डोनाल्ड लू मेरे ख्याल से एक डायरेक्ट विटनेस भी नहीं थे। मुख्तलिफ जो ऑब्जर्वेशन है वो उनकी नजर से जरूर गुजरी होंगी, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने एक असेसमेंट की है कि इरेगुलरिटीज हुई हैं। मेरे ख्याल से बीइंग अ डिप्लोमैट वो आउटराइट जाके ये नहीं कह सकते थे कि रिगिंग बहुत ज्यादा हुई है या बहुत ही मुतनाज़ा इलेक्शंस हुए, क्योंकि डिप्लोमैट को ऑब्वियसली ख्याल करना पड़ता है, अपनी लैंग्वेज का एक केयरफुल स्टांस लेना पड़ता है। अदरवाइज मेरे ख्याल से हम यहाँ पे बैठ के ज्यादा बेहतर पोजीशन में है बताने के कि इस इलेक्शन में क्या हुआ है, माजी में क्या होता रहा है, और क्या ये इलेक्शन ज्यादा मुतनाज़ा थे या नहीं थे। इसमें एक चीज तो सीखने की है, जो मैं खुश हुआ कि भट्टी साहब ने भी शुरू में कहा कि देखें डेमोक्रेसी में ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप किसी फोरम पे आके अक्रॉस पार्टी लाइन सवाल कर सकते हैं, वजाहतें दे सकते हैं। उसकी होना तो ये यहाँ पे चाहिए था, जो वहां पे डोनाल्ड लू बैठ के बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसकी, और अगर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान नहीं करेगा इसकी इन्वेस्टिगेशन तो हमारा जो ताल्लुक है, हमारी जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ वो मुतासर हो सकते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो चुका है, और जो हुकूमती जमातें हैं वो खुद भी कहीं ना कहीं एतराज अगर करती रही हैं या कहीं वो इल्जाम लगा रही है कि देखिए पीटीआई ने रिगिंग की है, क्योंकि रिकाउंट में नतीजे तो हमारे हक में आ रहे हैं, तो फिर आप बुलाएं, आप कमेटी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाएं, बाकी मेंबर्स को बुलाएं, आप इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बात करें। वहां पे डोनाल्ड लू बैठ के ये बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसकी साफ और शफाफ। हमारे यहाँ तो नहीं सुना मैंने किसी हुकूमती एहलकार ने ये कहा कि बिल्कुल होनी चाहिए, हम बुलाएंगे बतौर विटनेस बुलाएंगे या फिर सवाल करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अपनी कमेटी में। हमने तो बिल्कुल नहीं सुना, यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है इस हवाले से। तो मेरे ख्याल से ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए थी जिस बात का जिक्र वहां पर हो रहा है। और जो ये डिबेट सारी हो रही थी, देखिए इस इलेक्शन माजी के इलेक्शंस में भी होते रहे, लेकिन इस इलेक्शन में मुझे लगता है कि जिस तरह जो हुआ है मामला रेगिंग का, फॉर्म 45 फॉर्म 47 में पहले भी कह चुका हूं कि अगर इस तरीके से नताइज बदले जाएंगे तो फिर इलेक्शन बेमायनी हो जाएंगे, क्योंकि माजी में बहुत किस्म के रेगिंग के इल्जाम लगे ना, कि कई थप्पे लगते हैं, कई पोलिंग एजेंट को निकाल दिया जाता है, कहीं स्लो पोलिंग कर दी जाती है, कहीं आरटीएस का मामला आता है।
लेकिन ये इल्जाम तो 2018 में भी नहीं लगे थे ना, उससे पहले लगे थे कि फॉर्म 45 पे नतीजा एक है और फॉर्म 47 पे बदल दिया गया है। इसलिए मैं ये बार बार अच्छा, मेमन ने एक दिलचस्प बात की कि 9 में भी पहले किसी पार्टी ने नहीं किया, तो 9 में इस दफ़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था। क्या आपको लगता है कि अच्छा महमल कुछ कहना चाहती हैं? ये कह दूं कि ये मैं जस्टिफाई नहीं कर रही थी, आपने जो एंड पे कहा बात इस तरीके से, मैंने कहा किसी और पार्टी ने 9th में नहीं किया था, लेकिन उनके साथ जो हुआ जिस किस्म के, यानी कि आप मुझे बताएं कि मुंतखब वजीर आजम को या उनको जिस तरीके से निकाला जाता है, जिस तरह जेल होती है, उनकी बेटी को जेल होती है सिर्फ इसलिए कि वो उनकी बेटी है, तो ये वाली चीजें हुई जब कोई कसूर, कुछ भी नहीं, कसूर का मेरा मतलब है कि कुछ उन्होंने किया भी नहीं था। तो ये तो हमारे सामने ये चीज एक 9th में की हुई, और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स है स्टेट का, और ऐसे नहीं होना चाहिए था। चलिए मैं मज़ साहब के बाद अलीना एक बात और ठीक है, मैं मज़ साहब के पास पहले चली जाऊं। मज़ साहब, महमद ने मजीद वजाहत भी कर दी उसकी, आप उसके ऊपर क्या आप चाहते हैं? साहब और भी कर लें वजाहतें एक दूसरे के। सर आप भी जवाब दे सकते हैं, टेंशन कोई नहीं, इंटरजेक्ट उसी वक्त कर दिया करें। नहीं, दो डिस्कशन अच्छा ये बताएं, अच्छा मतलब साहब आपकी क्या राय है, ये बताइएगा। ये जो सारी की सारी बात हुई और अब ये ख़ास तौर पे कहना कि ये पाक अमरीका ताल्लुकात के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये हमारी पार्लियामेंट ने कभी अमेरिकन इलेक्शन डिस्कस किए हैं? कभी हमारी किसी कांग्रेस की कमेटी ने या पार्लियामेंट्री कमेटी ने अमेरिकन इलेक्शंस की रिगिंग डिस्कस की है कभी? तो अमेरिकन कांग्रेस कौन होती है कि हमारे इलेक्शंस कैसे हुए और कैसे नहीं हुए? ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड स्टेट की एक स्टेट है कि जिसके होने वाले इलेक्शंस को वहाँ डिस्कस किया जा रहा है। साइफर समझ में आता है, साइफर इसलिए समझ में आता है कि डोनाल्ड लू डायरेक्टली उनको अक्यूज़ किया गया, इसलिए उनको बुला के इलेक्शंस, हाँ ह्यूमन राइट्स वॉच, दूसरी चीज़ें हैं, और क्या स्टेटमेंट है उनका अमेरिकन पाकिस्तानी इलेक्शन के हवाले से। एक तो मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि अमेरिकन हैज़ नथिंग टू डू एंड इट्स अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन आवर इंटरनल अफेयर्स, कि आप हमारे इलेक्शन के बारे में कोई ओपिनियन कैसे फॉर्म कर सकते हैं? आपको क्या पता पाकिस्तान में इलेक्शंस की इंजीनियरिंग कैसे होती है, इलेक्शंस मैनेज किस तरह होते हैं पाकिस्तान में? बहुत सी चीज़ें पता होंगी आपको, एज ज़ाहिर अमेरिकन एक इन्फ्लुएंस है। अमेरिकन इंटरफेरेंस पाकिस्तान में हमेशा रही है, इलेक्शन में रही है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स चलती हैं उसमें रही है। 77 में आके अमेरिकन एम्बेसडर मिला करते थे ऑपोजिशन से और प्राइम मिनिस्टर से। तो अमेरिकन इंटरफेरेंस का छोड़ दें, अमेरिकन इंटरफेरेंस हमेशा रही है। ठीक है, असल चीज़ ये है कि डोनाल्ड लू का स्टेटमेंट, जाहिर है डोनाल्ड लू पर एक इल्ज़ाम लगा, उनको कांग्रेस ने बुला के उनसे वजाहत तलब की, जो कि सही तरीका था। उन्होंने इनकार किया कि जी ये इमरान खान साहब जो है वो झूठ बोल रहे हैं। तो इट्स वन ऑफ दी स्टेटमेंट्स जो इस हवाले से है और जिन पर इल्ज़ाम लगाए गए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इससे वो बरी ज़िम्मा कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अभी तो इसकी तहकीक आप देख लें, जो आपके यहाँ कोर्ट में चल रहा है साइफर केस, उसमें क्या सवाल हो रहा है कि भाई वो साइफर कहाँ है जो आपने देखा था, उसमें क्या लिखा है, ये कैसे जो है वो चीज़ें गद्दारी के ज़ुमरे में आ सकती हैं जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या है। एक स्टेटमेंट है जो पब्लिकली दे दिया इमरान खान ने, रिस्पॉन्सिबल है वो अलग बहस है, लेकिन जब कोर्ट में साइफर केस आया है तो आप उसकी प्रोसीडिंग्स उठा के देख लें, उसमें क्या कह रहे हैं, कोर्ट क्या पूछ रही है गवर्नमेंट से या लॉयर से कि भाई ये तो बताएं कि वो क्या चीज़ थी जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, वो क्या है? और कोई जवाब नहीं है अभी तक। आगे चल के कोई जवाब आ जाए वो अलग बात है उसमें। तो असल चीज़ ये है कि बिल्कुल डोनाल्ड लू का जो स्टेटमेंट था, उन्होंने यही स्टेटमेंट, और कांग्रेस ने ठीक किया, उनकी कांग्रेस ने बुला के, जाहिर है उनके एक डिप्लोमेट पे इल्ज़ाम लग रहा है और वो आके एक स्टेटमेंट दे सकता है। अदर देन दैट, क्या हमारे इलेक्शन फ्री हुए, फेयर हुए? क्या ट्रंप और बाइडेन के इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं? ये सवाल हुआ कभी? हमारे फॉरेन ऑफिस ने उठाया ये सवाल? जब डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन पे इल्जाम लगाया, नहीं होना चाहिए था।
तो नहीं बिल्कुल, ये इलेक्शंस उनका वो ही नहीं है, वो ठीक है। बाकी आपके इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आते हैं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, दैट्स फाइन, वो वर्ल्ड ओवर होता है। उसमें कितने इलेक्शंस के बारे में वो एक सवाल किया गया था जो इंडियन उसके हवाले से था कि जो उसने मारा है, अच्छा, उस पे क्या स्टेटमेंट था उनका सर? तो कि एक इंडियन शहरी के ऊपर ये इल्जाम है, वहां आपने इंडियन गवर्नमेंट को किस तरह वो बचा के ले गए कि वहाँ उनके एक शहरी जो यहाँ है वो उनका एक शहरी है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है। हमारे ऊपर पूरी सवाल हो रहे हैं ह्यूमन राइट्स के और सारी चीज़ों के सवाल हो रहे हैं हमारे ऊपर। असल चीज़ क्वेश्चन ये है कि हमारे आज भी फॉरेन ऑफिस ने जो बयान दिया है उसके दिया है, लेकिन अमेरिकन कांग्रेस पे मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पार्लियामेंट को इस इशू को टेकअप करना चाहिए कि वहाँ करें आप डिस्कस, बुलाएं अमेरिकन एम्बेसडर को, यहाँ बुलाएं, उनसे पूछें कि जी आपके इलेक्शन कैसे हुए हैं। अच्छा, ये भी जो कहा ब्रैड शर्मन ने कि सफ़ीर को जाना चाहिए, इमरान खान के पास मुलाकात करनी चाहिए, उसको किस तरह से देखते हैं आप? जा सकते हैं वो वैसे? क्या इजाज़त लेनी होती है या क्या? नहीं, इजाज़त तो खैर लेनी होती है, लेकिन वो देखिए फिर मैं कहूँगा कि एक गवर्नमेंट इंटरफेयर, और ये पीटीआई का भी कसूर है। पीटीआई वाले पता नहीं क्या वो एक बैठे हुए कि जी अमेरिकन अगर फर्ज करें डोनाल्ड लू को इधर उधर का स्टेटमेंट दे देता, और अभी भी क्या बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है, हाँ, वो वैसे वो इंडोर्स कर रहे हैं डोनाल्ड लू का स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं देखें जी उनको प्रोब कराई जाए उसमें, बजाय इसके कि ये कहें कि आपका कोई ताल्लुक नहीं है। जो सबसे ज्यादा शोर करते हैं कि अमेरिकन इंटरफेरेंस की, वो उसके स्टेटमेंट को और कांग्रेस की प्रोसीडिंग्स को पॉजिटिवली ले रहे हैं कि जी तहकीक होनी चाहिए। भाई मैं डिमांड करूं, हमारे लोग डिमांड करें, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड करें, इलेक्शंस में रिगिंग हुई है, जो भी हुई है, हु आर अमेरिकन्स? ओके, महमूद कुछ ऐड करना चाह रही हैं? वैसे ही ना, आपने ब्रैड शर्मन की बात की, आपको पता है ना उनका फलस्तीन और इजराइल के ऊपर उनका क्या मौकफ है? जो वैसे बात बड़ी इधर फलस्तीन और उसकी होती है, सबसे ज्यादा ब्रैड शर्मन को जो है जिस तरह से उठाया जा रहा है कि उन्होंने कितनी बात की है इनके बारे में। अच्छा खैर, वेस्टर्न हिपोक्रेसी तो हम उसकी तो बात करते हैं। एक और चीज अलीना मैं जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगी, ये जो रिगिंग की बातें, हाँ जी मैं जल्दी कर रही हूँ, ये हम यहाँ पे रिगिंग की बातें कर रहे हैं, एक कंसिस्टेंसी होती है। कम से कम हम जो है 2018 हो, 2002 हो, उससे पहले जो भी इलेक्शन के अंदर जब भी रिगिंग हुई है, हमने उसके बारे में बात कंसिस्टेंटली की है। और अल्लाह का शुक्र है उन लोगों में से नहीं है जो मीडिया के अंदर फैसिलिटेटर्स थे हाइब्रिड रेजिम के और प्रोजेक्ट इमरान के, जिनको उस वक्त 2018 की भी रिगिंग नजर नहीं आती थी, जिनको उस वक्त का आरटीएस बैठा हुआ भी नहीं नजर आता था, जिनको उस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट कर रही होती थी वो भी नहीं नजर आती थी। ये जो चीजें ना डिफरेंस है, ये भी एक मीडिया के अंदर भी 2018 और 2024 के इलेक्शन में भी डिफरेंस आया कि 2018 में चैनल्स बंद हो जाते थे जब रिगिंग की बात की जाती थी। 2024 में ऐसा नहीं हुआ। 2024 के अंदर उस तरह का प्रेशर नहीं आया। 2024 के अंदर हम सब ने खुलकर बैठकर बात की है कि यहाँ ये रिगिंग हुई है, लग रहा है यहाँ पर जो बेज़ाब्तियां हुई हैं, ये रेगुलरिटीज हुई हैं, यहाँ पर ये ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है। और मैंने तो यहाँ पर आपको यहाँ ये भी बात अलीना याद होगा कही थी कि बांग्लादेश मॉडल भी एक है जिसके ऊपर ये नजरसानी हो रही है कि वो तो इकोनॉमिकली भी ग्रोथ कर रहे सारा कुछ, वहां तो ऑपोजिशन की जो है उसको बिल्कुल मारा हुआ है, लेकिन वहां पर भी एक वो बाकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, लेकिन वहां पे फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स नहीं है। और मेरे लिए ये दो चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। ये होनी चाहिए जमहूरियत, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के बगैर जमहूरियत नहीं होती। ठीक है, प्रोग्रेस दूसरी चीजें बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन ये एक मसला है। भट्टी साहब प्लीज बहुत मुख्तसर रखिएगा, आप पहले काफी चीजें कह चुके हैं। जी पहली बात नहीं, उसके हवाले से मैं नहीं कहना चाह रहा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन 2024 में सिर्फ एक फिक्रा कहूँगा इस पे कि इलेक्शन 2024 को जो अगर कोई पीछे कंपेयर करता है और अगर किसी की याददाश्त 4 साल पहले कहीं गुम हो गई है तो फिर उस पर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं कहा जा सकता। अच्छा मैडम शेख, 3 सवाल छोटे छोटे हैं कि ये पीटीआई की लॉबिंग हमारी हुकूमत ने, हमारी पीटीआई की लॉबिंग हमारी हुकूमत ने ये कह रही है कि लॉबिंग की है। यार ये इसका मतलब है कि बहुत है पीटीआई, तो फिर इनको ही उधर करवा लो, कुछ लॉबिंग शॉपिंग इनको ही हायर कर लो। इससे पहले आप बाकी अपना तज्जिया फ्रेम करें। मैं आपको बता दूं पीटीआई खुद भी कह रही है कि हमारी लॉबिंग की कामयाबी है। मैं अभी देख रही थी एक्स के ऊपर गो के
यानी मेरा मतलब है गो के एक्स वैसे तो चल नहीं सकता, लेकिन VPN लगा के जब हम देखते हैं तो PTI के अपने अकाउंट्स टैग कर करके कह रहे हैं कि ये बड़ी कामयाब वो है उनकी सिफारिश। मैडम शेख, इसका मतलब है मैडम शेख कि हमारी हुकूमत को PTI को हायर करना चाहिए बाहर ताल्लुकात बेहतर अमेरिका में करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात है कि यहाँ बात हुई बहसीयत डिप्लोमेट, वो ज्यादा सख्त बात नहीं कर सकते थे। जो बहसीयत डिप्लोमेट उन्होंने असद मजीद के साथ गुफ्तगू की, वो बहसीयत डिप्लोमेट की थी। जो हमारी तीनों कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग्स में माना गया कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी, सख्त लैंग्वेज थी, तो अगर वहां कर सकते थे तो यहाँ डोनाल्ड लू ने क्या मुंह में क्या घुंघड़ियां डाली हुई थी। अच्छा, तीसरी बात यह कि अमेरिका को अभी बात हुई कि अमेरिका को डोनाल्ड लू को क्या पता कि इलेक्शन में क्या कुछ नहीं हुआ। डोनाल्ड लू को ही तो पता है कि इलेक्शन में क्या कुछ हुआ। अमेरिका साहब बहादुर की पिछली पूरी दुनिया में जो हिस्ट्री उठाकर देख ले, किस तरह इलेक्शन उसने मैनेज किए, किस तरह निजाम बदले और किस तरह वो वहां पहुंचा हुआ है, इस हवाले से कि जो हम सोच भी नहीं सकते। मज़हर साहब, आप जवाब देना चाहेंगे इस बात का? गो कि मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हूँ भट्टी साहब की स्टेटमेंट। बात का भट्टी साहब जो बात कर रहे थे अभी, आपने स्टेटमेंट दी ना, उसके ऊपर भट्टी साहब ने जवाब दिया। नहीं, मैंने तो कहा कि पीटीआई का जो मौक़िफ़ था वो उतना ही डिसअपॉइंटिंग है जितना गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है। ठीक है, डन। इसलिए कि आपको तो मौक़िफ़ ये अख्तियार करना चाहिए कि अमेरिकन हैज नथिंग टू डू विद पाकिस्तानी इलेक्शंस। लेकिन मास्टर वो तो वैसे ही अमेरिका को कह रहे हैं, यूरोपियंस और बाकी सब नहीं, हमने हमारी पार्लियामेंट नहीं, मैमल हमारी पार्लियामेंट डिस्कस करती है क्या अमेरिकन इलेक्शन? एक मिनट आयुष शहजाद। नहीं, मैंने कहा आपको याद होगा इमरान खान साहब की वो एक जूम कन्वर्सेशन भी हुई थी ना, वो जिसमें कांग्रेस वुमन को भी कह रहे थे कि आप हमारे लिए आवाज उठाएं जब आप। नहीं, वो एक अलग मसला है, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, हमारा मसला ये कि हम इतने ज्यादा गिल्टी हैं अपने आप से कि हमें वहां की देखें, वो ये इस कमेटी की क्या हैसियत है आपकी? अगर आप वैसे देखें तो आपकी जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं उसी तरह की एक कमेटी है ना। आपकी पार्लियामेंट की जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसी तरह की तो कमेटी है ये। अच्छा, लेकिन आप चूंकि जाहिर साइफर इशू, उसमें मैंने ये कहा कि साइफर इशू बिल्कुल जेन्युइन मैं 1 मिनट आ रही हूं। बिल्कुल साइफर इशू पर उनको बुला के उनसे वजाहत तलब करना, उनसे वो बिल्कुल, लेकिन इलेक्शन से मुताल्लिक इसमें कोई नहीं बनता था जवाब उनका पूछने का। शहजाद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? अलीना, बिल्कुल देखें, एक ये बात समझने की जरूरत है कि जब कांग्रेस कमेटी इस इशू को टेकअप कर रही है तो वो पाकिस्तान के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए नहीं कर रही है, वो पाकिस्तान को स्पेसिफाई या सेटिस्फाई करने के लिए नहीं कर रही है। डोनाल्ड लू जो है रिप्रेजेंट करते हैं साउथ एशिया को, वो वहां पे ऑब्वियसली अपने जो भी उनकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं या जो ऑब्जर्वेशन उसको हासिल होती है उससे वो अपडेट कर रहे हैं एक कमेटी को, अपने कांग्रेसमैन को। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो तो खाली बता रहे हैं कि उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है सिलेक्शन के हवाले से। वो कहीं पाकिस्तान को सेटिस्फाई करने के लिए या वहां पे लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ी ये कर रहे हैं। सर, उन्होंने लिंक किया है इन रिलेशन में पाकिस्तान। मैं अगर मुकम्मल कर दूं, वो अपने रिलेशनशिप्स को पाकिस्तान के साथ जो है उस पैराए में इसको डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर जमहूरियत नहीं होती, पाकिस्तान में अगर इतनी धांधली होती है कि जिससे जमहूरियत मुतासिर होती है, तो वैसे अमेरिका को जमहूरियत बात करने देना। शहजाद, आवाज नहीं आती। मैंने सवाल पूछा है मैडम शेख, सवाल पूछा है, मैं कोई बात नहीं कर रहा। भट्टी साहब, वो फोन पे उनकी आवाज नहीं आ सकती, वो कंप्लीट करने दे, मैं आपका सवाल देती हूं। आपने खुद कहा कि दरमियान में जब आप अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि अमेरिका जमहूरियत का चैंपियन हो सकता है? ठीक है शहजाद, माजरत जी, क्या फरमा रहे हैं? नहीं, आप प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। आप हमें बता रहे थे इसकी रेलेवेंस जो अभी मज़हर साहब से बात हो रही थी। मैं कह रहा हूं कि अमेरिका जमहूरियत का चैंपियन हो सकता है क्या? जमहूरियत की बात कर सकता है? भट्टी साहब प्लीज शहजाद को कंप्लीट करने दें। जब हमने प्रोग्राम का आगाज किया था, प्लीज जरा दोबारा सुन लीजिए। भट्टी साहब कह रहे थे ये होती है डेमोक्रेसी कि जहां पे लोगों से सवाल जवाब हो सकते हैं। तो एक तरफ तो वो मिसाल दे, मैं कह रहा हूं अमेरिका दुनिया में जमहूरियत भाषण दे सकता है, सवाल ये मैं कर रहा हूं। मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, जो डिक्टेटर्स को हमेशा आपने हमें कहा कि अमेरिका की जमहूरियत से हमें सीखना चाहिए, जैसे वहां पे कमेटी में बुला के लोगों को सवाल जवाब। मैं पूछ रहा हूँ अमेरिका दुनिया को या हमें जमहूरियत के भाषण दे सकता है? सवाल ये में फर्क हो गया है शहजाद। मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका ने हमें नहीं कहा कि अमेरिका की जमहूरियत से सीखने की जरूरत है। देखें वहां पे कैसे डोनाल्ड लू को बुला के अक्रॉस पार्टी लाइन सवाल। बस ठीक है भट्टी साहब, आपको जवाब मिल भट्टी साहब प्लीज। भट्टी साहब दैट इज नॉट दूसरों को फैसिलिटी कह सकता है।
इसके ऊपर हमने बड़ी एक्सटेंसिव बात भी की है और अब शहजाद साहब को बात करने दीजिएगा, आपके सवाल का जवाब भी मिल गया है। प्लीज अब हम वापस टॉपिक पे आएंगे। शहजाद साहब, मेरी नजर में देखें, ये वहां पे जब कमेटी बुलाती है उनको तो वो पाकिस्तान को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बुला रही, उनके अपने कंसर्न्स होते हैं कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत है, क्या पाकिस्तान के इलेक्शन में धांधली अगर ज्यादा हुई है तो क्या उससे जमहूरियत मुतासिर होगी, और अगर ऐसा होगा तो फिर हमारे ताल्लुकात, चाहे हमारे सिक्योरिटी मामलात हो या हमारे जो उनके सिविलियन मामलात हो, उस पे क्या असरअंदाज हो सकता है, उस पे क्या असरात पड़ सकते हैं। और आपने देखा कि डोनाल्ड लू ने इसी हवाले से बात की है कि अगर पाकिस्तान में ये साबित होता है कि बहुत ज्यादा धांधली हुई या फिर वो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते तो फिर उससे हमारे ताल्लुकात मुतासिर होंगे। तो ये उनके लिए कोई कबाहत नहीं है, वो अपने हाउस को अपडेट करना चाह रहे थे ऑन पाकिस्तान इलेक्शन, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट हमने यहाँ पर क्योंकि हमारा उससे जुड़ा हुआ था तो हमने शायद फॉल्स होप्स लगा ली, जैसे अभी मज़हर साहब ने भी बात की है। करते रहते अपनी कमेटीज को। देखिए उन्होंने जो बयान दिया वो एग्जैक्टली ऑन द पोलिंग डे, व्हाट हैपेंड ऑन द पोलिंग डे। पाकिस्तान में इलेक्शन ऑन द पोलिंग डे नहीं होते। पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो इसलिए कि उसका परसेप्शन क्या बन रहा है। नो बट सर एक चीज़ है ना, शहजाद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बात में कोई कबाहत नहीं है कि अगर उनके ऐवान ने बुलाकर अपने नुमाइंदे से पूछा है कि इल्जामात आपके ऊपर ये लग रहे हैं कि आप पाकिस्तानी इलेक्शंस में गए, तो हमें ये बताएं कि क्या इस तरह की कोई बात है या नहीं है। मसला ये नहीं हो सकता है कि कांग्रेस तो उन्होंने बिल पास करना हो पाकिस्तान से मुतल्लिक, पहले कैरी लूगर बिल आया था एड्स का बिल, या कोई इस तरह का और मामला होगा तो यही तो इशू है कि यहाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ इंटरफेरेंस उनकी इतनी होती है कि दे कैन मेक अस हॉरिबल एग्जाम्पल। सर इंटरफेरेंस की अगर वो कोई एड या कोई चीज हमें कर रहे हैं सर, वो अपडेट कर रहे हैं, वही तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि उसका परसेप्शन क्या बन रहा है। उसका परसेप्शन इसलिए कि वो इलेक्शन बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त ये हालात हैं, अगर आइंदा कोई पाकिस्तान से मुतल्लिक कोई बिल आता है जैसे मैंने अभी मिसाल दी, तो हो सकता है वो बेहतर फैसला कर सके। नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि उनकी वो क्या डिस्कस करें, दैट्स हमारी क्या पोजीशन है, हम उस पे क्या पोजीशन ले रहे हैं। हमारी पोजीशन ये नहीं है कि इलेक्शन सिर्फ पोलिंग डे लोग गए, उन्होंने वोट डाल दिया। इलेक्शन यहाँ गड़बड़ नहीं हुए हैं, इलेक्शन तो पोलिंग के बाद गड़बड़ हुए, उन सारे कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखा जा रहा। वो तो अपनी राय बेस करेंगे मुख्तलिफ ऑब्जर्वर्स की राय पर। मैं वही बात मैंने शुरू में कहा था कि हम यहाँ पर लोकल ऑडियंस उसको कैसे कंज्यूम कर रही है, मज़हर साहब ये सवाल उठा रहे हैं और इसी के ऊपर हमारा जो बुनियादी सवाल था वो भी बेस था। हमारे पैनल के ऊपर इससे मुतल्लिक भी मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं। आप सोशल मीडिया पर हमें बताइएगा कि आपकी राय क्या है। और जाते जाते एक नोट ज़रूर मैं ऐड कर दूँ, तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद बिल आखिर हमें पता चल गया कि एक्स की बंदिश की वजह क्या है। ये बताया गया है सिंध हाई कोर्ट को कल कि जी वज़ारत दाखिला के हुक्म पर यह बंद किया गया था। अब हम वज़ीर दाखिला से पूछते हैं कि हमें ठोस वजह बताई जाए कि अभी तक क्यों बंद है, क्यों नहीं खोला जा रहा। अब द ओनस इज़ ऑन यू। हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में हमें क्लैरिटी मिलेगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।